गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस में एक बार फिर से हम सभी लोग अपने मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो आप सभी लोग जो हैं वो एकदम रेडी हो जाइए आज की क्लासेस को लाइव देखने के लिए। हम लोग देखते हैं कि आज की क्लासेस में हमें कितना क्या क्या पढ़ना है, ठीक, क्या क्या जानना है, ये हम लोग आज की क्लासेस में देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। ओके, तो आप सभी लोग जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि मैम जो है एग्जाम जो है वो नजदीक आ गया है, अभी इतनी इतनी चीजें जो है वो हमारी बची हुई हैं। बहुत परेशान नहीं होना है, सब कुछ जो है वो हमारा क्या कंप्लीट हो सकता है। अभी भी बहुत आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, सारी चीजें हैं, ठीक है, हम लोग अभी भी कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लासेस को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के साथ जो है वो मैं स्टार्ट करूंगी। ओके, ताकि आप लोग जो हैं वो चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो अब जैसे कि मैंने आप लोग को कल बताया था, ठीक है, कि आपके मल्टीमीडिया ऑथरिंग की कैपेबिलिटी जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ऑथरिंग टूल्स की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। कि मैंने आप लोग को बताया था इंटरेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, प्लेबैक होना चाहिए, एडिटिंग होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इंटरनेट प्ले एबिलिटी होनी चाहिए, डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एंड आपका परफॉर्मेंस ट्यूनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को जो है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में है बता देती हूँ। मैंने कहा था कि मैं आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में जो है कि बताऊंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऑर्डरिंग टूल कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी है आपका, ठीक। ऑर्डरिंग टूल कैपेबिलिटी में हमें क्या क्या करना है। नंबर 1 पर आपका क्या था, देखते हैं हम लोग। नंबर 1 पर आपका दिया हुआ था जो है वो क्या था, इंटरेक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपके, ये मैं आप लोग को बताऊं कि इंटरेक्टिविटी की अगर बात की जाए, ठीक है, देखिए शॉर्ट में बताऊंगी लेकिन आप लोग उसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग। ठीक, कि इंटरेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो आपके इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो आप मतलब यूजर यानी कि आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, देखिए किस तरीके से, इसका मतलब ये होता है कि यूजर के कंट्रोल में होना चाहिए। जो भी चीजें हैं, क्या आपका इंफॉर्मेशन का फ्लो, इंफॉर्मेशन का फ्लो यानी जो प्रवाह है, प्रवाह यूजर के कंट्रोल में होना चाहिए, यूजर के कंट्रोल में होना चाहिए। ओके, सेकंड चीज इसकी आपकी क्या है कि इंटरेक्टिविटी का मतलब ये है कि एक तरीके से मतलब क्या, क्रियाशील। इसका मतलब क्या होता है आपका कि ये क्रियाशील होना चाहिए, यानी कि काम करना चाहिए, यानी कि जब आप इसको कोई काम दो, जब कोई वर्क कराना चाहो तो उस वर्क का रिजल्ट मिलना चाहिए, जब कोई काम कराए तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। समझेगा तभी तो करेगा, इंटरेक्टिव होने का मतलब यही होता है, तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी आउटपुट, रिजल्ट या आप इसको आउटपुट कह लीजिए, मिलना चाहिए। ओके, इसके बाद अब आपका क्या है, थर्ड इंटरेक्टिविटी आपका जो है कि ये आपका क्या करता है, ये आपके यूजर को एक तरीके से क्या करता है, कैपेबिलिटी यानी कि कंडीशनल ब्रांचिंग, इफ देन, इन सब चीजों को ये क्या करता है, ये आपका जो इंटरेक्टिविटी है ये उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जान गए। अब देखिए इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट सेकंड लाइन वो आपका क्या आता है, वो आपका आता है क्या, प्लेबैक। प्लेबैक का मीनिंग क्या होता है,
प्लेबैक का मतलब क्या होता है? प्लेबैक का मतलब आपका ये होता है कि आपका जो भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हो, तो आप यह देखने के लिए जो भी उसके एलिमेंट है और उसके मतलब कि आपका जो भी प्लेबैक का मतलब ये है कि आपने जितने भी उसके एलिमेंट्स को साथ में जोड़े हैं, उसको जोड़ने के बाद आप उसको देख सको कि वो एक साथ दिख कैसे रहे हैं, ठीक है ना। प्लेबैक का मतलब यही होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमने उसमें ऐड किए हैं, कि जितने भी एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, जितने भी एलिमेंट्स मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए ऐड किए गए हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए ऐड किए गए हैं, ऐड यानी जोड़े गए हैं वो एक साथ कैसे दिख रहे हैं, ये देखने की उसमें जो है कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो एक साथ कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। प्लेबैक का मतलब कि आप उसको क्या कर सको, एक साथ सारे चीजों को देख सको। प्लेबैक का मतलब यही होता है, एलिमेंट्स को एक साथ देखना, एलिमेंट्स को एक साथ देखने में सक्षम होना, देखने के लिए सक्षम होना। ये मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रही हूं, आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, आपके जितने भी आपके मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स है, आप उसको कैसे देख सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ये आपको यहां से समझना पड़ेगा। ओके, अब देखिए इसमें आपका क्या है कि एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग का मतलब क्या होता है ये भी बता दूं। एडिटिंग एडिटिंग का मतलब आपके होता है कि आपका जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डेवलप करते वक्त मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग चेंजेबल होना चाहिए, चेंजेबल यानी कि आप उसको चेंज कर सको, चेंजेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप उसको जो है कि उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सको, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मॉडिफाई या एडिट कैपेबिलिटी यानी सक्षम होना चाहिए, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, ये चीज होती है, ठीक। जैसे इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी टेक्स्ट ऑडियो डिजिटल मतलब उसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो, तो वो आपका ऑफ कोर्स जो है होना चाहिए। ओके, मतलब क्या कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन को चेंज किया जा सके, ऐसा होना चाहिए, चेंज किया जा सके ऐसा होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लाइन है वो है आपका क्या कि क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्टेबल होना चाहिए। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब सारा का सारा नहीं बताऊंगी, कल समझाया है मैंने, ठीक है। हमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसको भी कवर अप करने हैं, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, सपोर्टेबल होना चाहिए फॉर ऑल, सपोर्टेबल यानी सपोर्टेबल फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। एक चीज इसमें और आपका क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ मतलब विंडोज के लिए काम करे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या करना चाहिए, आपके मैक, विंडोज सभी पर काम करे, ऐसा होना चाहिए, सभी पर काम करने वाला होना चाहिए, वाला होना चाहिए। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म के बारे में है। ठीक है, मतलब कि आपका ये क्या होना चाहिए, आपका आपका जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे सिर्फ आपके सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम वाला नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिंगल सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने वाला नहीं होना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे काम करेगा। ये लीजिए, ये आपका डन। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा आपका और क्या है कि परफॉर्मेंस ट्रेनिंग है, इंटरनेट प्ले एबिलिटी है, सब कुछ है ये आपका। ठीक है, तरह तरह से। तो मैं अगर आपको बताऊं इसके बारे में और भी बहुत कुछ, एक मिनट। ये आपका क्या है, इंटरनेट प्ले एबिलिटी, ये होना चाहिए। परफॉर्मेंस ट्रेनिंग जो है वो होना चाहिए इसमें। परफॉर्मेंस टर्निंग मतलब कि इसका मतलब ये होता है आपका, परफॉर्मेंस टर्निंग का मतलब कि ऑडियो वीडियो जो है वो आपके सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी सेम टाइम पे जो है कि प्ले होना चाहिए। ठीक है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सिंक्रोनाइज फॉर्म में होना चाहिए, टेक्स्ट सिंक्रोनाइज फॉर्म में होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या, सेम टाइम पर प्ले होने वाला। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या, सेम टाइम पर प्ले हो, सेम टाइम पर। ठीक है, हैपेंस ऑन टाइम, यानी टाइम पर होना चाहिए, ऑन टाइम, हैपेंस ऑन टाइम इसका मतलब होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो एक आपका जो है वो अलग बज रहा है, तो फिर वीडियो आपका पहले प्ले हो गया, ऑडियो आपका बाद में आ रहा है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आप लोग को ये चीज बताई। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट चीज आता है वो आपका ये आता है कि आपके डिजाइन में जो है, आपका जो भी आपका डिजाइन है मल्टीमीडिया का, उसके डिजाइन इश्यूज आपके मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग के लिए आपके क्या क्या आते हैं। इसके साथ आपका एक और क्वेश्चन है जो मुझे आप लोग को, जो आप लोगों से मतलब जो है कि बताना है, वो आपका ये है कि आपको मतलब शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, हिस्टोग्राम जनरेशन क्या है। ये देखिए, मुझे यहाँ पे कई सारे आपके क्वेश्चंस जो है वो मुझे मतलब यहाँ पर दिख रहे हैं कि एम्बेडेड ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, ऑटोमेटिक ऑर्डरिंग किसको कहा जाता है, हाइपर मीडिया मैसेज किसको कहा जाता है, ये सब कुछ यहाँ पर क्या आपका दिया हुआ है। हायरार्की मेटाफोर में एलिमेंट्स को किस स्ट्रक्चर में जो है कि ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि हायरार्की मेटाफोर में एलिमेंट्स को किस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने आप लोग को बताया था, याद होगा, ट्री स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का एक कि क्वेश्चन है क्या आप लोगों का कि हायरार्की हायरार्की मेटाफोर में एलिमेंट्स को, मेटाफोर्स में एलिमेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर किया जाता है, कैसे स्ट्रक्चर के रूप में ऑर्गेनाइज करता है।
ऑर्गेनाइज करता है आंसर क्या है आपका? ट्री स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है आपका? ये ट्री स्ट्रक्चर है। ओके, ये हम लोग इसके बारे में जाने। दूसरी चीज क्या है आपका कि आप लोग से एक क्वेश्चन जो है वो ये भी पूछेगा कि ग्राफिक्स कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? वीडियो कार्ड के नाम से। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? आंसर आपका क्या? ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पहले मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि यही आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपके इसी तरीके से बीच में से कहीं से जो है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या कि ग्राफिक्स कार्ड को किस नाम से जाना, कि ग्राफिक्स कार्ड को किस और नाम से जाना जाता है? ग्राफिक्स कार्ड्स को किस और नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा क्या यहां पे? ग्राफिक्स कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं? वीडियो कार्ड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? वीडियो कार्ड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपका और क्या आता है एक क्वेश्चन कि ऑर्डरिंग टूल के फीचर्स आपके क्या क्या होते हैं? देखिए अभी ये क्वेश्चन मैंने हाल ही में बताया है, किसी को याद ना हो तो फिर मैं अब उसको क्या कहूं। ऑर्डरिंग टूल के फीचर्स क्या क्या होते हैं बताइए? अभी उसी दिन जो है वो मैंने बताया था ऑर्डरिंग टूल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ऑर्डरिंग टूल के फीचर्स क्या क्या हैं बताइए इसको। आंसर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो वो भी बताइए। ऑर्डरिंग टूल के फीचर्स जो हैं वो आपके क्या क्या होते हैं? अभी मैंने आप लोग को बताया है कि आपका जो ऑर्डरिंग टूल है वो किसके किसके लिए कैपेबल होना चाहिए? आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म होना चाहिए पहले नंबर पे, क्रॉस प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इंटरनेट एबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनेट पे जो है कि आपका उसमें इंटरनेट एबिलिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपका और क्या है कि आपका जो है कि ये प्लेबैक होना चाहिए, एडिटिंग आपकी उसमें हो सके, प्लेबैक होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए उसमें, उसके अलावा एडिटिंग होना चाहिए। अभी मैंने आप लोग को ये सब कुछ बताया है। ठीक, ये आपके क्या है? ये आपके ऑर्डरिंग टूल के फीचर्स हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इतना इसके बारे में देखा। ओके, अब देखिए इसमें एक चीज जो है वो आप लोगों से क्या पूछा है। अब फिर से देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन के बेसिस पे जो है कि हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन के बेसिस पे आपका क्या है कि आपके मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग के लिए डिजाइन इश्यूज क्या क्या आते हैं। व्हाट आर द डिजाइन इश्यूज फॉर मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग? ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसके थ्रू हम लोग इसको मतलब समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इसको समझेंगे। क्या है आपका कि what are the design issues for multimedia authoring? मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग के लिए आपके डिजाइन इश्यूज जो हैं वो आपके क्या क्या हैं? ठीक, ये बताइए। मल्टीमीडिया के लिए आपके मल्टीमीडिया के जो लिए आपके जो डिजाइन इश्यूज हैं वो आपके क्या क्या आते हैं, ये हम लोग को देखना है। कैसे देखेंगे? चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है कि इंटरप्राइज जो है वो आपके यानी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े लेवल पर इस चीज को जो है कि आपके फिक्स यानी कि इस चीज को कंफर्म करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, और तब जा करके कोई भी मल्टीमीडिया का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहीं स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, कि जो भी आपका यूजर है
उसकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी गुड क्वालिटी के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी उसकी नीड है वो आपकी, मतलब मल्टीमीडिया के जो भी आपके ऑर्डरिंग है, डिजाइन है, वो एक अच्छी क्वालिटी के साथ जो है वो क्या पूरा किया गया हो, और जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या ट्रांसफर हो सके। तो इसके डिजाइन इश्यूज आपके क्या क्या आते हैं कि जो आपका इंटरप्राइज वाइड स्टैंडर्ड्स है, ये आपकी इस बात को सुनिश्चित करता है, यानी कि इस चीज को कंफर्म करता है कि जो भी आपका मल्टीमीडिया से रिलेटेड, मल्टीमीडिया की जो भी ऑर्डरिंग, यानी जो भी इसका एक प्रोसेस है, वो आपका इस प्रोसेस से होकर के गुजरना चाहिए। मल्टीमीडिया आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से एक ऐसे प्रोसेस के साथ बनाना चाहिए कि उसमें यूजर के नीड के अकॉर्डिंग, यानी आवश्यकता के हिसाब से उसको एक अच्छी क्वालिटी का क्या किया गया हो, उसको जो है कि एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और साथ में वो आपके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म जो है वो हो सके। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका इस सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा, आप उस सिस्टम को दूसरे में इंस्टॉल करके ट्रांसफर करके देखिए, आपका एज इट इज देखना चाहिए जो भी आपने डिजाइन बनाया है। ठीक है, तो डिजाइन इश्यूज आपके क्या क्या आते हैं, तो डिजाइन इशू को आपके जैसे कि देखिए क्या होता है ना कि आप अपने फोन में कोई पिक्चर लो और आप लोग उसको जब लैपटॉप पे देखते हो तो दोनों का डिस्प्ले, जो आपका डिस्प्ले रिजोल्यूशन आता है लैपटॉप का, कंप्यूटर का और आपके फोन का, वो आपका डिफरेंट होता है, क्योंकि आपके फोन की जो स्क्रीन है वो छोटी है, तो वो उसके डिस्प्ले को सही दिखाती है, उसका रिजोल्यूशन आपको सही नजर आता है। वहीं पर अगर बात की जाए आपके दूसरे, मतलब कि आपके मतलब अगर दूसरे उसकी बात की जाए तो वो आपका क्या होता है कि वो लैपटॉप पे थोड़ा देखने से थोड़ा ब्लरिश दिखता है, मतलब आपका क्लियर उसमें जो है इमेज आपको नहीं शो होता। ठीक, ये आपकी चीजें जो है आपको मल्टीमीडिया में देखने को मिलती है कि जो उसका डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है, वो उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी डाउन हो जाती है अगर हम उसको एक सिस्टम के बाद दूसरे सिस्टम पर देखें। तो यही चीज जो है वो हमारा इंटरप्राइज वाइड स्टैंडर्ड इस बात को आपका कंफर्म करता है कि जो भी आपका मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट आपका बने, उसमें यूजर की जो नीड है वो आपकी फुलफिल की जाए, वो भी अच्छे क्वालिटी के साथ, यानी गुड क्वालिटी के साथ। और जब उसको एक से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर किया जाए तो उसका जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन है वो ऐसा ना हो कि आपके इस वाले लैपटॉप पे जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, एचडी क्वालिटी में दिख रहा है, और वहां पर आपका जाने के बाद उसकी क्वालिटी जो है वो क्या लो हो गई, यानी कि वो एकदम ब्लरिश दिखने लगा, इमेज जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक, तो ये चीज आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि डेटा फॉर्मूला फॉर कैप्चरिंग डेटा। ठीक है, आपके डेटा को कैप्चर करने के लिए, उसमें आपके डेटा के फॉर्मूला मतलब सपोर्ट करने के लिए उसमें आपके जो है कि फॉर्मूला को उसमें इनबिल्ट किया जाता है कि वो आपके जेपीजे और आपका पीडीएफ जो भी आपकी फाइल है वो उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करे। ठीक है, आपका पूरे तरीके से मतलब कि उसमें अच्छे तरीके से काम करे। एक और चीज जो है वो ये है कि मल्टीमीडिया के आपके जो भी आपके डिजाइन्स होते हैं वो आपके एल्गोरिथम को, ठीक है, कंप्रेशन एल्गोरिथम को जरूर फॉलो करना चाहिए। मतलब कि देखिए उसमें ये होता है कि अगर आपने उसको अपने सिस्टम पे अगर आपने उसको कंप्रेस किया तो दूसरे सिस्टम पर उसका जो कंप्रेशन होता है वो और कम हो जाता है। डिस्प्ले की बात होती है कि आपका सिस्टम जो है वो कितने पिक्सल्स का है, कितने रिजोल्यूशन का है, कितने, जैसे हम लोग कहते हैं ना इसकी स्क्रीन इतने इंच की है। ठीक है, तो एक बड़े स्क्रीन पर एक छोटे स्क्रीन पर फर्क आ जाता है। ठीक, तो यही इसमें बताया गया है, नेटवर्क इंटरफेसेस और स्टोरेज फॉर्मेट्स। ठीक है, तो देखिए डिजाइन इशू हमारे क्या क्या आते हैं मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग के लिए। पहले मैं आपको यहां पर लिख करके बताऊं कि इंटरप्राइज वाइड स्टैंडर्ड ने इस बात को सुनिश्चित किया है कोई यह बात, या ये छोड़िए, ये लाइन इतनी आपकी जरूरी नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर अपने उसमें लिखवाती हूं कि किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर होना चाहिए इस बात का ध्यान जरूर होना चाहिए
जरूर होना चाहिए कि जो यूजर है, ठीक है, उसकी नीड पूरी हो रही है कि नहीं, यानी उसकी आवश्यकता जो है वो आपकी पूरी हो रही है कि नहीं, और वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि यूजर यानी उपयोगकर्ता, मैं ये भी बता दे रही हूं, उपयोगकर्ता की आवश्यकता यानी नीड, रिक्वायरमेंट आवश्यकताएं यानी रिक्वायरमेंट नीड पूरी हो, वो भी अच्छी गुणवत्ता यानी कि गुड क्वालिटी के साथ, अच्छी गुणवत्ता यानी गुड क्वालिटी के साथ। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें आपकी क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट्स को यानी आपके डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर भी किया जा सके। ठीक है, दूसरी चीज आपकी ये देखनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर भी किया जा सके। तो डिजाइन इशू और क्या क्या आता है ये भी देख लेते हैं। किया जा सके, इसको हाईलाइट कर दूं, किसको, ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर भी किया जा सके यानी स्थानांतरित किया जा सके। इस चीज का भी आपको क्या ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसके डिजाइन इश्यूज आपके क्या क्या आते हैं, कि डिजाइन इश्यूज के हैं क्या क्या, चलिए देखते हैं। डिजाइन इश्यूज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह से हैं कि देखिए हम लोग को क्या क्या देखना पड़ता है कि उसके डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन है वो आपका अप डाउन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा उसमें आपको गड़बड़ जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक, कि मतलब उसका जो डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है लो से हाई क्वालिटी मतलब जो है कि आपकी पहुंच जाती है। क्या क्या आता है आपका, डिस्प्ले रिजोल्यूशन, डिस्प्ले रिजोल्यूशन। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है, डेटा फॉर्मूला फॉर डेटा, डेटा फॉर्मूला फॉर कैप्चरिंग डेटा, कैप्चरिंग डेटा। थर्ड आपका क्या है, कंप्रेशन एल्गोरिथम, कंप्रेशन एल्गोरिथम। फिर क्या है, नेटवर्क इंटरफेसेस, नेटवर्क इंटरफेसेस। फिर क्या है, स्टोरेज फॉर्मेट्स, ठीक है, इतनी चीज है आपकी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब देखिए डिस्प्ले रिजोल्यूशन में आपका क्या होता है कि क्वालिटी जो है, ठीक है, क्वालिटी जो है वो आपकी हाई से लो की तरफ नहीं होनी चाहिए, हाई से लो की तरफ हो जाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए, अगर अब जाहिर सी बात है आईफोन की ली गई अगर फोटो है, अगर आप उसको
अपने एक नॉर्मल से अगर आप उसको फोन में देखते हैं एंड्रॉइड में, तो उसमें कुछ तो रिजोल्यूशन का फर्क आएगा, जाहिर सा बात है। या फिर अगर आप उसको अपने नॉर्मल एंड्रॉइड फोन का जो फोटो है, अगर आप उसको जो है कि आईफोन में देखेंगे, तब तो और भी बहुत बड़ा रिजोल्यूशन का फर्क आएगा। रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपका जो उसका आपका डिस्प्ले है कुछ, वो आपका इस तरीके से आपको होना चाहिए, इस तरीके से आपको दिखना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है वो आपको एक इस तरीके से लगे, मतलब कि जो भी आपको दिखे, आपका इमेज हो चाहे आपका पीडीएफ हो, डॉक्यूमेंट हो, उसका जो क्वालिटी है वो आपका खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब आपका एक तरीके से ये हो जाता है कि जो आपकी क्वालिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, डिटरमाइन हो जाती है। मतलब एक फिक्स आपका जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन है वो आपका क्या होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो क्वालिटी है, जो आपका डिस्प्ले है, वो आपका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। डिस्प्ले फिक्स होना चाहिए। ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए, यानी हाई से लो की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, डेटा फॉर्मूला फॉर कैप्चरिंग डेटा। ठीक है, डेटा फॉर्मूला फॉर कैप्चरिंग डेटा का मतलब क्या होता है, हम लोग इसको जानते हैं कि आपका जो भी आपका मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट है या आपका जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो आपके जो डेटा है उसको कैप्चर कर सके, समझ सके। ठीक है, जैसे कि अगर आपने पीडीएफ अगर किसी को भेजा है तो वो उसके सिस्टम में सेंड होना चाहिए, उसको शो करना चाहिए। ठीक है, वो आपके पीडीएफ को कैप्चर कर सके। ओके, इसका मतलब आपका यही होता है कि आपका एक वो प्रोसेस होता है कि आपका जो भी रेलेवेंट डेटा है, ठीक है, रेलेवेंट का मतलब आपके लिए जो डेटा है आपका, वो आपका क्या करना चाहिए कि जो भी आपका डेटा है उसको एक्सपोर्ट कर सके, अपने अंदर उसको एक्सेस कर सके, ये उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो यही आपका आता है डिजाइन इशू की, मतलब कि अगर मान लीजिए अगर आपने उसको बना दिया, ठीक है, अगर आपने अपने मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट को डेवलप कर दिया, लेकिन वहां पर जो रिलेवेंट डेटा है, ठीक है, जो भी रिलेटेड डेटा है, वो ऑपरेशन आपका वहां पर दिख ही नहीं रहा है, आपने जो भी वर्क किया है वो उसको शो ही नहीं हो रहा है, तो आपके सिस्टम में वो जो आपका डेटा फॉर्मूला है, वो जो भी है वो आपका शो होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपका जो कंप्रेशन एल्गोरिथम है वो आपका क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आपका जो मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट है या फिर जो भी उसका है, वो आपके कंप्रेशन को बिल्कुल, मतलब कि मान लीजिए कि अभी मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन आपकी ये है कि आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सिस्टम में अगर वो कंप्रेस नहीं हुआ किसी डैमेज की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो एक काम ये जरूर होना चाहिए कि आपके दूसरे सिस्टम में उसको कंप्रेशन किया जा सके, मतलब वो मल्टीमीडिया में कंप्रेशन के एल्गोरिथम आपकी फिक्स होनी चाहिए, उसके वजह से उसके डिजाइनिंग पर कोई एक ऐसा फर्क ना पड़े कि मालूम चला आपने उसको कंप्रेस किया तो कोई कैरेक्टर बनाया था, उसका नाक मुंह ही गायब हो गया। ऐसा आपको नहीं करना, उसका जो डिजाइनिंग है वो एज इट इज रहे। उसके कंप्रेशन एल्गोरिथम जो है, जैसा कि मैंने आपको हफमैन का बताया था और मैंने आपको और भी जो कि शैनन का बताया था, शैनन फैनो का, तो ये सब एल्गोरिथम जो कंप्रेशन एल्गोरिथम है वो उसके डिजाइनिंग को के ऊपर एक ऐसा इफेक्ट ना डाले, मतलब उसके अंदर वो आपका जो कंप्रेशन एल्गोरिथम है वो आपका इनबिल्ट होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपका आता है क्या, स्टोरेज फॉर्मेट्स और आपका नेटवर्क इंटरफेसेस। नेटवर्क इंटरफेसेस का मतलब ये है कि जो आपकी डिजाइनिंग है वो आपकी नेटवर्क पे, सारे के सारे नेटवर्क पे इंटरफेसेस, यानी कि एक तरीके का मतलब कोई बैरियर क्रिएट ना करे। ठीक, मतलब कि एक इस तरीके का कोई ऐसा प्रॉब्लम वहां पर ना क्रिएट करे जिसकी वजह से आपको डिजाइन्स को देख पाने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये आपके नेटवर्क के लिए सपोर्टेबल होना चाहिए, नेटवर्क आपका अच्छे से समझ आ पाए, उसको समझ के मतलब आप देख पाए और सारे के सारे काम को आप कर पाए। ये सारी चीजें आपके नेटवर्क इंटरफेसेस पे डिपेंड होती है पूरे तरीके से, उसको पूरा काम कराने के लिए, आपके नेटवर्क्स को समझने के लिए, ये सारी चीजें आपकी किसके बेसिस पर होती हैं, आपके इंटरनेट के बेसिस पर होती है कि उसको समझ पाए कि हाँ मुझे इस नेटवर्क पे काम करना। मान लीजिए आपका जो मल्टीमीडिया आपका प्रोजेक्ट बना है वो आपके लैन के लिए बना है, ठीक है, लेकिन अब जैसा कि मैं आपको कहूं कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि जो आपका मल्टीमीडिया है ये आपके जो है कि एडिटिंग या फिर मतलब मॉडिफाई होना चाहिए, तो ये आपका सिर्फ लैन पर ही नहीं, ये आपके ऑल ओवर द नेटवर्क पे काम कर सके, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से हमें रखना है। ठीक है, ओके, इसके अलावा आपका और क्या है, स्टोरेज फॉर्मेट्स। आपका जो स्टोरेज फॉर्मेट है वो आपका क्या है,
आपका केबी है, एमबी है, जीबी है, टेराबाइट है, ये भी मालूम चला, पता चला कि आपका जो स्टोरेज है वो आपका सिर्फ एमबी का ही है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 10 MB, या आपका जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि वो आपका जो है, या फिर मान लीजिए कि वो आपकी सिर्फ और सिर्फ जीबी को सपोर्ट करता है, और वो भी आपकी सिर्फ और सिर्फ 10 GB तक के फाइल्स को वो सपोर्ट करता है, ओके। और जो आपका मल्टीमीडिया का जो आपका एप्लीकेशन है ये 20 GB की आप में जा रहा है, तो उसका स्टोरेज फॉर्मेट आप जो है वो आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसके डिजाइनिंग में, ठीक। तो डिजाइन इश्यूज हमारे कुछ इसी तरीके से होते हैं कि आपका जितना भी आपको दिख रहा है डिस्प्ले रेजोल्यूशन यानी कि क्वालिटी जो है वो आपके हाई से लो की तरफ चली जाती है। जो आपका डेटा का फॉर्मूला है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने उसको पीडीएफ भेजा और कुछ लोग के सिस्टम में जो है कि पीडीएफ सपोर्टेबल भी नहीं होता है, मतलब सपोर्ट ही नहीं करता है, या फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपका सपोर्ट ही नहीं करता है, तो ये आपका सही नहीं है। मतलब मल्टीमीडिया का कहने का मतलब ही है कि वो आपके तरह तरह के मीडिया में डेटा को कैप्चर कर सके, समझ सके कि हाँ इसने मुझे इमेज भेजा है तो वो ऑटोमेटिकली जा करके आपके फोटोज में सेव हो जाए, ना कि आपने अगर इमेज फाइल डाउनलोड की है तो वो आपकी जा करके पीडीएफ में शो करे या फिर आपके ऑडियो की गैलरी में शो करे। तो वहां पर कहने का यही मतलब है कि डेटा जो फॉर्मूला है वो आपके डेटा को कैप्चर कर सके, ये चीज उसमें होनी चाहिए। कंप्रेशन एल्गोरिथम भी उसका आपका साथ में होना चाहिए कि वो आपको समझ सके। चलिए मैं आपको एक तरीके से और बताती हूँ कि जैसे कि आपका जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन होता है वो आपका क्या करता है कि आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल पे जो है कि आपका वैल्यूएबल नहीं होता, यानी आपके हर नियम को फॉलो कर सके ये आपका मल्टीमीडिया नहीं कर पाता है, सारे के सारे नियम को फॉलो नहीं कर पाता है। तो वहां उसके डिस्प्ले में यानी कि उसके जो एक फिक्स डिस्प्ले है उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरी चीज जो आपका फाइल फॉर्मेट्स एंड डेटा कंप्रेशन इश्यूज इसमें आता है वो ये आता है कि जो भी आपका इमेज, ऑडियो और आपका फुल मोशन वीडियो होता है इसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके कई तरीके से डेटा जो है आपके होते हैं, मतलब उसमें आपके कई तरीके के डेटा होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब इमेज है, ऑडियो, तो सब आपका डिफरेंट तरीके का डेटा हो गया। तो क्योंकि आपके इतने तरीके के अलग अलग तरीके के डेटा है तो उनको कंट्रोल करना जो है वो आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक साथ, ठीक है। मल्टीमीडिया में आपने ऑब्जेक्ट दिया, आपने उसमें जो है कि ऑडियो दिया, वीडियो दिया, टेक्स्ट दिया, अलग अलग तरीके से आपने अलग अलग तरीके के सारे जो है कि फाइल फॉर्मेट्स दिए, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक कहा जाए कि हम एक ऐसे सेट को इसमें जो है कि चुनते हैं जो कि आपका एक रिलायबल कन्वर्जन जो है एप्लीकेशन टूल उपलब्ध करा सके, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना आसान हो सके। मतलब कि देखिए कई तरीके के इश्यूज आते हैं, एक साथ इतने सारे डेटा रहे तो उनको कंट्रोल करना पड़ता है, प्लस साथ में जो है कि आपके अलग अलग तरीके के कंप्रेशन टाइप्स हैं। अब जैसे कि अगर आपका ऑडियो है तो उसका कंप्रेशन टाइप अलग होता है, वीडियो का कंप्रेशन टाइप अलग होता है, तो उन सबके अलग अलग कंप्रेशन एल्गोरिथम को एक साथ कंट्रोल करने में मल्टीमीडिया को तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी ही। मल्टीमीडिया डिजाइन इशू मतलब उसके आर्किटेक्चर में आपके मतलब इस तरीके से चीजों को फिट किया गया है, इनबिल्ट किया गया है, लेकिन स्टिल वो है क्या, वो है तो आपका एक एप्लीकेशन ही, मल्टीमीडिया का एक ऑब्जेक्ट ही है वो आपका, ठीक। तो ये आपका क्या है कि ये आपके कुछ चीजें जो हैं ये यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं मल्टीमीडिया के डिजाइन्स के लिए, ओके। इसके बाद अब आपका यहाँ पर क्या है कि आपका जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने एक ऑब्जेक्ट भेजा, वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब कि वो आपका एक सिस्टम ओरिएंटेड है कि वो आपके उसी सिस्टम पे काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको अगर कहा आउटलुक, तो अगर आउटलुक की बात की जाए तो वो आपके मैक सिस्टम पर ही वर्क करेगा, ठीक है, बाकी अदर सिस्टम के लिए वो ऐसा सुटेबल नहीं है। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या है कि आपके डिजाइन्स में इस तरीके से प्रॉब्लम ये बिल्कुल क्रिएट करता है कि अगर आपने कोई डेटा ये सिर्फ सोच करके बना दिया कि वो आपका विंडोज से ही रिलेटेड वर्क करे, तो वो आपके मैक पर काम नहीं करेगा, वो आपके एप्पल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करेगा। तो वहां पर आपके कई तरीके के जो इश्यूज है वो मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन में फेस करने पड़ते हैं, और उन्हीं सारे एप्लीकेशन मतलब उन्हीं सारे इश्यूज से निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ अप्रोच लाते हैं, मतलब उसके डिजाइन में चेंजेस लाते हैं। क्या क्या करने के लिए वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ओके। तो ये मैंने आप लोग को बताया कंप्रेशन एल्गोरिथम आपका क्या है कि अब जैसे आपका एक साथ कई तरीके का डेटा आया कि आपका ऑडियो आ गया, वीडियो आ गया, टेक्स्ट आ गया, ऑब्जेक्ट, तो सबका कंप्रेशन का जो आपका फ्लो है, जो आपका कंट्रोल है, वो एक साथ उसको कर पाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वहां थोड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग या फिर थोड़ा इशू लग जाता है। क्या वीडियो का कंप्रेशन अलग होता है आपका,
ठीक है। जैसा मैंने आप लोग को उस वक्त बताया था कि आपका वीडियो आपके कई प्रोसेस में जाकर के जो है कि आपका कंप्रेस्ड होता है। ओके, वहीं पर अगर आपका बात किया जाए ऑडियो का, तो वो उसका कंप्रेशन अलग होता है, टेक्स्ट का कंप्रेशन जो है वो आपका अलग होता है। तो ये इतनी चीजें जो है वो आपके डिजाइन में, मतलब इतनी चीजें जो है आपके मल्टीमीडिया में इशू क्रिएट करती हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, नेटवर्क इंटरफेसेस। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेसेस जो है वो आपका क्या काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और स्टोरेज फॉर्मेट्स जो है वो आपका क्या काम करता है मैंने ये भी बता दिया। जैसे जो आपका स्टोरेज फॉर्मेट्स है, ये आपका क्या है कि आपका एक कहने का एक मतलब है कि आपका जो स्टोरेज फॉर्मेट मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स के एक उसके फाइल साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट, आपका फाइल साइज है वो आपका कितना है और कैसा है। जैसा कि क्या है आपका स्टोरेज फॉर्मेट्स, वो आपका ये बता रहा है कि जो आपके फाइल के फॉर्मेट्स होने चाहिए वो आपका बहुत बड़े साइज यानी केबी में, एमबी में, इन सब में नहीं होना चाहिए। ठीक, वो आपका थोड़ा सा बड़े साइज, मतलब जैसे कि एमबी या केबी का जो है कि आप लोग फाइल साइज मत रखिएगा, क्योंकि कोई भी जो आपका एप्लीकेशन होता है वो आपका केबी या एमबी में वर्क नहीं करता है। वो जाहिर सी बात है वो थोड़े बड़े लेवल पर वर्क करेगा, और बड़े लेवल पर वर्क करवाने के लिए उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसका जो फाइल साइज है वो आपको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक, तो यही आपका फाइल फॉर्मेट्स की बात है कि जीबी, टेराबाइट, इस तरीके के आपको जो है कि फाइल फॉर्मेट्स रखने हैं। ओके, ये आपके आज की क्लास इतनी हुई। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो हमें क्या देखना है, टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग सिस्टम। आपके जो मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग सिस्टम होते हैं वो आपके कैसे होते हैं ये देखना है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, और डिजाइन अप्रोचेस जो है वो आपके ऑर्डरिंग के लिए क्या क्या लाए गए वो भी देखते हैं। ठीक, बट उसके साथ एक चीज और है, देखिए आपका एक यहाँ पे इसी के बाद यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब फैक्ट्स में, और वो आपके फैक्ट्स में ये क्वेश्चन आपका ये है कि कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स के एग्जांपल्स दीजिए। कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स के एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल्स दीजिए, ये आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर जो है मैं दे दूं। कल ही के क्लासेस में मैंने आप लोग को बताया था, याद होगा अगर आप लोग को तो, कि कार्ड एंड पेज बेस्ड के जो एग्जांपल्स हैं वो आपके क्या क्या हैं, हाइपर कार्ड है, टूल बुक है। ठीक, इसके साथ आपका क्या है, पाइथन कार्ड है, और भी बहुत सारे हैं, मतलब कहा नहीं जा सकता, बहुत सारे हैं आपके, कितना ही बताया जाए। ठीक है, ये आपके पाइथन कार्ड, और भी मैंने आप लोगों को बताया था, हाइपर मीडिया भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये सब आपके किसके एग्जांपल्स हैं, आपके हाँ, ठीक है, हाइपर स्टूडियो, रिवॉल्यूशन, ये सब आपके क्या हैं, हाइपर स्टूडियो, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। मैंने आप लोग को बताया था इसके एप्लीकेशन के, हाइपर नेक्स्ट स्टूडियो, हाइपर नेक्स्ट स्टूडियो। ठीक है, इसके अलावा क्या आपका रिवॉल्यूशन, ये सब आपके क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, जैसा मैंने बताया था वैसा ये आपका यहाँ पर डन है। ओके, और अभी आपके क्या क्या हैं, आपके टाइप्स ऑफ जो हैं वो आपके मल्टीमीडिया के आपके क्या होते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग सिस्टम हमारे कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग सिस्टम। क्या क्या है, नंबर 1 पर है कि आपका डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम, नंबर 1 पे आपका क्या है, डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम। ठीक, दूसरा क्या है आपका,
स्ट्रक्चर्ड मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग, स्ट्रक्चर्ड मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग, थर्ड क्या है आपका, टाइमलाइन बेस्ड ऑर्डरिंग, टाइमलाइन बेस्ड ऑर्डरिंग, ओके। इसके बाद आपका क्या है, प्रोग्रामेबल ऑर्डरिंग सिस्टम्स, प्रोग्रामेबल ऑर्डरिंग सिस्टम्स, मल्टी सोर्स मल्टी यूजर ऑर्डरिंग सिस्टम्स, मल्टी सोर्स मल्टी यूजर ऑर्डरिंग सिस्टम्स, यूजर ऑर्डरिंग सिस्टम, ठीक, ये हुआ। इसके अलावा आपका क्या है, टेलीफोन ऑर्डरिंग सिस्टम्स, ये आपके क्या है, टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग सिस्टम्स है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने टाइप्स के टोटल होते हैं, तो आप यहां आसानी से बता सकते हैं, ये 3 4 होते हैं आपके, कई टाइप्स के हैं आपके सिलेबस में जो है यहाँ आपको 6 टाइप्स के दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके 6 टाइप्स के, अब इनको जो एक्सप्लेन करने का काम है वो अब आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये आपके आज की क्लासेस के लिए फिलहाल इतना ही है। सो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। आज की क्लासेस को इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए, जितने भी बच्चे लाइव जुड़े उन सभी लोग का थैंक यू वेरी मच। जो भी बच्चे चैनल पर न्यू है वो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप सभी लोग को आज की क्लास जो है वो कैसी लगी, समझ आया कि नहीं आया, ओके। सो आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। सो चलिए आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।